डीजीएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने किया है बड़ा इंकशाफ। भारत समुद्री रास्ते से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और इसके शवाहिद मौजूद हैं। यानी सूरत हाल तो है संजीदा, लेकिन वाज़ेह रहे, पाकिस्तान भी बैठा नहीं है। तर्जुमान ने साफ साफ कह दिया है, पाक फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और किसी भी भारतीय इक़दाम का जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। यह पैगाम सीधा है, जैसी हरकत होगी वैसा ही हिसाब लिया जाएगा। और यही नहीं, सरहदी सूरत हाल पर भी सख्ती बरकरार है। पाक अफगान कशीदगी में कार्रवाइयां जारी रहीं। 206 अफगान तालिबान और 112 खारिज निशाना बन चुके। यह आदाद सिर्फ शुमारियात नहीं बल्कि हमारी कार्रवाइयों की गूंज है और एक वाज़ेह इंतबाह भी। खातून हज़रात, इसी तनाजुर में अफगानिस्तान का मामला सामने आया। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है, दहशतगर्दी खत्म करो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। डीजी ने एक और संगीन मसले की तरफ निशानदही भी की। उनका कहना था कि अफगानिस्तान से मुनशियात की स्मगलिंग बढ़ रही है और अफसोस के कुछ अफगान सियासतदान इसमें मुलविस पाए गए हैं। ये मुनशियात न सिर्फ माशरे को नुकसान पहुंचाती है बल्कि कौमी सलामती के लिए भी खतरा है। डीजीएसपीआर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन अफगानिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। आखिर में गजा का मामला भी आया ज़ेर बहस, जो अक्सर सवाल बन जाता है कि पाक फौज क्या करेगी। डीजीएसपीआर ने बड़ा वाज़ेह कहा कि फौज गजा में जो है अमन फौज भेजने का फैसला खुद नहीं करेगी, यह हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। यानी डीजीएसपीआर ने साफ साफ कह दिया है, समंदर हो, सरहद हो या सियासत, पैगाम एक सा है। पाकिस्तान अलर्ट है, हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। फैसले हमारे इदारों और हमारी पार्लियामान में ही होंगे। गुज़िश्ता रात ये अहम बात हो रही थी सीनियर साफी से डीजीएसपीआर की, जिसपे उन्होंने बड़ा ही वाज़ेह तमाम तर मामला कर दिया है। इसी पे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई साथ मौजूद हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। डीजीएसपीआर की ये दो टोक गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, कैसे समअप करते हैं इसको? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि इन्होंने जो डेवलपिंग सिचुएशन है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के बारे में जो जिस तरह हमारी बातचीत चल रही है और दोहा में हुई, अभी इस्तांबुल में 6 को फाइनल बातचीत होनी है। और फिर इंडिया के बारे में स्पेशली ख़ास तौर पे जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रही है और उसके अंदर से जो एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारियां थी, जो प्रिएम्प्ट हुआ और पाकिस्तान की एजेंसीज ने उसको पकड़ लिया था। और इसके अलावा विदिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने जो ड्रग्स की बात की है, सिर्फ पॉपी कल्टीवेशन की बात की है, खासतौर पर खैबर वली में, और उसके जो ताने बाने कनेक्शंस बनते हैं अफगानिस्तान के साथ, और उसमें देखें कि एक बड़ा लिंक बनता है। और इसके अलावा उन्होंने जो गजा की सूरत हाल पे बात की है कि पाकिस्तान का अगर उसमें अगर रोल होता है तो इट विल बी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी, इट विल बी द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें जो है वो जो रोल अदा करेगी। बाकी ओवरऑल जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली उन्होंने कहा मेजॉरिटी वो बलोचिस्तान में हुए हैं, और फिर 62,000 प्लस के आप देखें कि ऑपरेशन किए गए हैं। तो एक मुकम्मल अहाता किया है जो डेवलपिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है एक पाकिस्तान एंड सराउंडिंग एरियाज में। ओके ब्रिगेडियर साहब, मैं भारत वाले मामले पे भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा अफगान वाला मामला भी आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। द थिंग इज़ के ये जो पॉपी कल्चर हो गया या फिर उससे भी बढ़ के जो वॉर लॉर्ड्स कल्चर है इस वक्त अफगानिस्तान में, वो आज का नहीं है, वो आपकी नॉलेज में भी है कि वो तो अहमद शाह मसूद और उससे बहुत पहले का मामला है। अच्छा, अब दुनिया ने ये सोचा था कि क्योंकि तालिबान रजीम आई है, एक सख्त रजीम आई है, तो वो पाबंदी लगाएगी बिकॉज वो कहते हैं कि दे फॉलो शरिया, तो फिर ये वाले मामलात नहीं होंगे। लेकिन उनके होते हुए ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान की ज़मीन पे इसकी काश्त होना और इसका स्मगल होना, प्लस ये कि जो इस वक्त उनकी चीखें निकली हुई हैं जब से फील्ड मार्शल ने वो जो सरहदी रास्तों से गैर कानूनी स्मगलिंग होती थी उस पर बंदिश लगाई है, उस पर इनकी चीखें निकली हुई हैं और फिर वो वॉर लॉर्ड्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दिस मीन्स के दे आर अगेन अ वेरी फ्रेजाइल स्टेट, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है बिकॉज मुस्तहकम अफगानिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे इतनी फ्रेजिलिटी रहेगी तो फिर हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए फ्रैक्चर्स तो ऑलरेडी अपीयर हो गए हैं। हम्म। और इसमें अगर हम देखते हैं ना, तो नॉर्मली हम कहते हैं ना कंधारीज एंड काबुलीज। तो कंधारीज की हम बात करते हैं, काबुल कंधारियों में भी आपस में फ्रैक्चर है और हर एक की एक डिफरेंट लाइन है। मुल्ला याकूब जो अपना आप को देखे वो कंधार का है और मुल्ला उमर का बेटा है, तो वो अपना आप को क्लेम करते हैं मैं असल जानशीन तो मैं हूँ।
सो फिर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की अपनी एक फॉलोइंग है। गनी ब्रादर भी कंधार का रहने वाला है, और ये मुत्तकी जो है वो हिलमंद का रहने वाला है, जो सबसे बड़ा सूबा है अफगानिस्तान का ये। और तो इनके आपस में भी बनती नहीं है। जो देखें, इवन जो फतवे जारी होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। वो खास तौर पर जब उन्होंने फतवा मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने, अगर आपको याद, चंद महीने पहले दिया था कि कोई अफगान नेशनल क्रॉस द बॉर्डर जाके लड़ नहीं सकता है, वो मुजाहिद नहीं हो सकता है, लेकिन हम्म। यहाँ पे तो लगातार वो आ रहे हैं। सिमिलरली देखें, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो लोया पख्तिया है जिसे कहते हैं। यहाँ पे हक्कानियों का एक स्ट्रांग होल्ड है। इसमें पक्तिका है, पक्तिया है, लुगर है, खोस्त है, नंगहार है। इन एरियाज में इनका अपना एक इन्फ्लुएंस है। तो ये अपना आप को थोड़ा सा सॉफ्ट पेश करते हैं एज फार एज वुमेन एजुकेशन इज कंसर्न, और या ह्यूमन ह्यूमन राइट्स की बात होती है। लेकिन दोनों के फिर भी पॉलिसीज पाकिस्तान मुखालिफ ही हैं। और बाकी ऊपर देखें कि जो अभी जो नई जो रेजिस्टेंस उभर आई है, दोशंबा बेस जो है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, अहमद मसूद है जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो पंजशीर वैली में इफेक्टिवली वहाँ पे वो मौजूद हैं। और इसके अलावा हजारा वाले साइड में देखें, उस्ताद मौकिक है, वो हम्म। वहाँ पे है। हिज़्ब इस्लामी के उस्ताद अता हैं। और मज़ार शरीफ वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे उज़्बुक वार लॉर्ड्स या जो इन्फ्लुएंस है रशीद दोस्तम का, वहाँ पे मजबूत हो रहा है। तो बताया जाता है ऑलमोस्ट 13 सूबे जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में है, वहाँ पे नॉर्दर्न रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। फिर एक और ग्रुप है, अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट है, जनरल यासीन जिया जो फॉर्मर इनका CGS था, सही। उसका भी एक ग्रुप है, वो भी नॉर्थ के साथ है। हम्म। तो वो वहां पे देखें कि ये 58% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नॉन पश्तून्स है। ताजिक हैं, उज़्बुक हैं, हजारा है, फारसीवान है, आमिक्स हैं। तो बाकी इवन पश्तून जो 42% है, इसमें भी मेजॉरिटी दे आर नॉट विद द प्रेजेंट तालिबान रजीम। हम्म। सो उसमें अभी डिवीजन आ रही है। और जिस तरीके से वो हर एक अभी कोशिश से जो हक्कानी की है कि वो चाहता है कंट्रोल मेरे पास हो, तो मैंने जिस तरह बताया मुल्ला उमर जो याकूब है उसकी कोशिश हैबतुल्लाह की है। सो एक आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये आपस में दिल भी सही। सिचुएशन ऐसी डेवलप हो सकती है, दे कैन लीड टू ए सिविल वॉर विद इन अफगान जो हम्म। फैक्शन है उसके साथ। ओके। सर, जो डीजी ने बात की है भारत के हवाले से, उस पर भी हम आपसे ज़रा गुफ्तगू करना चाहेंगे, बट बिफोर दैट मैं एक छोटा सा साउंड बाइट है जो भारतीय आप हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक बात की है जो कि उनकी अपनी जो मीडिया है उसकी एक मजाक उड़ाने वाली बात है। ज़रा सुनाइएगा, फिर इस पर बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि तारीफ वो जो दुश्मन करे और बुराई वो जो अपने करें। ब्रिगेडियर साहब, विद दैट वाज वेल ऑन अ लाइटर नोट के इंडिया का आर्मी चीफ खुद ये बयान दे रहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तो हम बुरी तरह इसलिए भी नाकाम हुए कि हमें खुद ही नहीं पता कि चीज़ें कहाँ से आ रही थी। बट नाउ टेकिंग द डिस्कशन ऑन अ सीरियस नोट, आर्मी चीफ ने कहा है कि वी नो कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है। उनका जो नेवल चीफ है उसने भी 2 दिन पहले इसी तरह का कोई धमकियामेज बयान दिया है। साथ ही वो भी कह रहा है कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर में कराची जो था वो हमारे इस पे था, हिट पे था, और जो भी है वट एवर द केस में भी डीजी ने इसको बड़ा क्लियर कर दिया है। कहा है कि जी आप फिजा से आएँ, ज़मीन से आएँ, पानी से आएँ, खला से आएँ, ज़मीन के अंदर से आएँ, कहीं से भी आएँ, आपको जवाब इससे पहले से भी ज़्यादा करारा मिलेगा। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हम इंडियन आर्मी नेवल चीफ की बात करें, देखें जब ये सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो INS विक्रांत की जब मूवमेंट हुई तो हमारे सबमरीन सेक्शन में आ गए थे, तो उनको पता लग गया। और उसके बाद INS विक्रांत वाज टेकन 400 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कराची। सो वो टेरर और खौफ था। और पाकिस्तान नेवी के प्लेन से INS विक्रांत के लिए वो लेके आए तो सही है, तैयार यहाँ बैठे हैं। और जहां पे अभी एक्साइज त्रिशूल हो रही है, और देखें कि इसमें फोकस इनका डेजर्ट भी है। और डेजर्ट हमारा जो थर का एरिया बनता है उस एरिया में है। फिर नीचे आके जो कोस्टल आप समझ लें कि क्रीक का एरिया है, जो मार्शी लेन है, रन ऑफ कच्छ का एरिया है, हमारा बदीन का एरिया है, केटी बंदर के एरिया है, ठट्ठा का एरिया इसमें आता है। फिर आगे जाके समंदर में उनके जो अरेबियन सी में काठीवार का एरिया है जो भुज के करीब है, वहां पे इनके प्रेजेंस है। सो बेसिकली मैसेजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान को कि हम एस्केलेशन को इसको यहाँ से लीड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं।
और उसके बाद लेकिन फिर देखें कि इसके अंदर से उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की। तो आपको क्रेडिट देना चाहिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिन्होंने प्रीएम्प्ट किया। देवर मॉनिटर कर रहे थे, सर्वेलेंस कर रहे थे, देवर अलर्ट थे। और उन्होंने एजाज मल्ला को जब पकड़ा, जी जिसको उन्होंने काम दिया था चीजें वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि जब वो एक वाकया करने के बाद, जिस तरह आप देखें कि पास में चाहे वो पुलवामा हुआ था, छत्तीस सिंहपुरा था, या गंगा त्यारा था, मुंबई अटैक के बारे में देखें कि एलियस डेविडसन ने एक किताब लिखी, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, 905 सफ़ों की किताब है। उसने कंक्लूड यही किया था कि ये इनसाइड जॉब था। और इसी तरह रिसेंटली ऑपरेशन महादेव देखें कि जिन्होंने 3 कश्मीरियों को कस्टडी से निकाल के लाए, उनको मारा, उनको कहा कि दे वर लिंक्ड विद पहलगाम अटैक, और फिर जो वेपन्स थे वहां पे भी एक ड्रामा किया। सो ये वहां पे भी पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे भी इनका मकसद यही था, ये करने के बाद पाकिस्तान को मलाइन करें कि ये पाकिस्तान देखें ये इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, और इसकी प्रिटेक्स्ट में कोई कार्रवाई करने की कोशिश करें। तो इनके देखें अभी रेट्रिक्स, बयानबाजी है, मोदी का जो ग्राफ गिर चुका है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चंद दिन के बाद बिहार के इलेक्शन जी से, और वो बड़े क्रूशियल इलेक्शन से। सो इसके आप समझ ले, उसके साथ आपको लिंक कर सकते हैं। और जिस तरह की बयानबाजी इनकी आ रही है, देखिए चीफ ने, फिर मार्शल आसिम मुनीर ने चंद महीने पहले कहा था, अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान का जवाब वो होगा, स्विफ्ट होगा, यस डिसेसिव होगा, एंड इट विल पेनफुल टू इंडिया। तो वही था, आज वही इसको दोहराया है DGISPR ने। सो पाकिस्तान में कोई इसमें हमारी सोच में या कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें क्लियर है कि हमने क्या करना है। गुजरात में टारगेट्स लाग रहे हैं, राजस्थान में ला के विद इन 10 मिनट्स जो उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है, अंबानी इसके हैं, अडानी इसके हैं, एयर बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, दे विल बी, उनको टारगेट किया जाएगा, इनको लग पता जाएगा। और इसी तरह इनके INS विक्रांत के लिए मैंने कहा कि वी ऑलरेडी, पाकिस्तान नेवी के पास जबरदस्त किस्म के प्लान है, वो वक्त आने पे वो बताएंगे। एब्सोल्युटली। एंड सर जस्ट द लास्ट थिंग, और वो गजा वाला मामला, ब्रिगेडियर साहब, जब से ये चीज़ हुई है और वो जो आर्म्ड फोर्स का एक चीज़ सामने आई है, तब से बहुत सारी चहमगोइयाँ थी, देयर वाज अ लॉट इन द एयर, लेकिन उसको भी कल बड़ा साफ साफ वाजे कह दिया है DGISPR ने। उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो भी फैसला करना है ये हुकूमत करेगी, पार्लियामान करेगी, और वो जो करेगी फिर वील एक्ट अपॉन इट। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अव्वल तो देखें, अगर ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ऑनर की बात है अगर पाकिस्तान कोई ऐसा किरदार अदा करता है जिसमें फलस्तीनियों के, गजा के सूरत जो लोगों की अगर रिलीफ में उनकी मदद करेगा, उनके प्रोटेक्शन करेगा, रिलीफ को फैसिलिटेट करेगा, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े ऑनर की बात होगी पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, जियो स्ट्रेटेजिक भी है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल भी है, इंटरनेशनल प्लेयर भी है, दुनिया मानती है। और दूसरा, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि डिसीजन फाइनली इट विल बी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, दे विल डिसाइड। तो यकीनन उसके बाद से अगर वो डिसीजन होता है तो यकीनन अफवाज पाकिस्तान जाएंगी, और ये अपना जो ह्यूमैनिटेरियन और इसमें जो रोल होगा वो यकीनन निभाएगी। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है एज फार एज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन इज कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, और आपको दोबारा हम जहमत देंगे। DGISPR ने बड़ा दो टोक और साफ साफ अल्फाज में एक ही मुलाकात में तमाम तर मामला जो है उनको सामने जो है कर दिया है, चाहे वो भारत का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, या गजा का मामला हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।